वास्तव शुरुआत करते उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा से जुड़ी बड़ी अपडेट की। आपको बता दें कि इस भीषण आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और यूं कहिए कि युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आज मौके पर पहुंचकर आपदा प्रभावित तमाम लोगों से मुलाकात की और बताया कि उनके आंसुओं में छुपा दर्द वो कैसे महसूस कर रहे हैं। देहरादून से चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए आपदा में प्रभावित क्षेत्रों में जनसेट भेजा गया है और इस समय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मिलकर राहत कार्यों में जुटा हुआ है। अब तक 274 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। गंगोत्री और हर्षिल में फंसे तीर्थयात्रियों को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया। साथ ही साथ यातायात भी अब सुचारू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके समक्ष ग्राउंड जीरो पर, चूंकि भारत समाचार की टीम मौजूद है। आपदा जिस तरीके से बड़ी आपदा आई, तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब रेस्क्यू शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में और भी ज्यादा तेजी से रेस्क्यू शुरू होगा। और अभी भी वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू लगातार चल रहा है। ऑपरेशन जिंदगी में जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि वैली पुल बनने से कुछ राहत लोगों को मिलेगी। फिलहाल अभी भी ये माना जा रहा है कि टीम्स के लिए थोड़ी चुनौतियां जरूर है, क्योंकि मौसम भी लगातार खराब है और अगले 5 दिन मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। अगर मौसम साथ देता है तो चीजें बेहतर होंगी। ग्राउंड जीरो पर भारत समाचार की जो टीम है वो मौजूद है। हमारे साथ नरेंद्र प्रताप लगातार जुड़े हुए हैं वहां से, ग्राउंड जीरो से। उनसे और ज्यादा अपडेट लेते हैं। नरेंद्र, अब तो शाम का वक्त हो चुका है, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन आज पूरे दिन चला, कैसे हालात आज के आपने देखे, चूंकि आज तीसरा दिन है, कैसी कंडीशन है वाकई? देखिए, हर्षिल और धराली में जो स्थिति है उसके बारे में तो जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं केवल उसी के जरिए हम लोग जान सकते हैं। बाकी वहाँ पर कोई भी जो अनऑफिशियल लोग हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर है। जहाँ तक बात करें जो रास्ते में बैरियर्स थे उनको हटाने की, जितने हर्डल्स थे उनको हटाने की, तो आज पूरे दिन अभियान चला है। जहाँ पर उत्तरकाशी से लेकर और हर्षिल के बीच में करीब करीब 4 से 5 ऐसी जगह थी जहाँ बड़ी तादाद में और बड़े स्ट्रेच में जो सड़कें थीं वो या तो बह गई थीं या उनके ऊपर बोल्डर्स और बड़ा बड़ा जो मलबा है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो आकर गिर गए थे। उनको बीआरओ की जो टीम्स हैं वो लगातार पूरे दिन हटाती रहीं और इस दौरान इलाके में बीआरओ से जुड़े हुए अधिकारी और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर पहुँचते रहे, मौके का जायजा लेते रहे। अब जो पूरा मामला फंस गया है जाके, वो पूरे रास्ते की जो दिक्कत है वो फंसी हुई है गंग नानी के आगे, करीब 2 किलोमीटर आगे जो एक पुल था वो बह गया था 5 अगस्त की शाम को ही, और उस पुल के बह जाने से वहाँ का कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। आपको ये भी बताएं कि वहाँ से लेकर और हर्षिल और धराली तक के बीच में ना तो बिजली का कोई कनेक्शन है और ना ही वहाँ पर मोबाइल टावर हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ की जो कंक्रीट सूचना है वो किसी को नहीं मिल पा रही है। जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं केवल उन्हीं को उसके बारे में पता है, वहाँ के जो हालात हैं उन्हीं को पता है। लेकिन इतना जरूर है कि गंगनानी से लेकर और हर्षिल के बीच में मौसम को लेकर कोई और नई अपडेट इस वक्त जो सामने आ सकी हो, इसको लेकर आप बताएं। देखिए, उत्तरकाशी का जो ऊपरी इलाका है जहाँ पर ये पुल टूटा हुआ है, हर्षिल है, धराली है और गंगोत्री है, आज दोपहर बाद वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है। जो झरने, जो नाले थोड़े मंद पड़ गए थे, आज वहाँ पर फिर से एक उमड़ता हुआ पानी का ज्वार भाटा दिखने लगा है। और जहाँ भागीरथी मैं खड़ा हुआ हूँ, इसकी धारा में भी जो प्रवाह है उसमें तेजी आई है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और उसी की वजह से लगातार काम रुक रहा है। अभी जहां पर पुल बनाया जाना है वो बैली पुल बनाया जाएगा, वहां पर ज़्यादा स्ट्रेच की ज़रूरत है, लेकिन वो एक ऐसा यू टर्न है कि वहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, उसकी वजह से बीआरओ को समस्या आ रही है। कल शाम तक ये आश्वासन दिया है बीआरओ के चीफ इंजीनियर ने कि जो पुल का जो ढांचा है वो वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें जो स्लीपर्स लगाए जाने हैं उसकी कार्रवाई अगले दिन के शाम तक हो पाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी बनी हुई है। ये माना जाए कि वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो खुल पाएगा परसों शाम तक जाकर, और उसके आगे की स्थितियाँ क्या हैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इतना ज़रूर बताया गया है कि कहीं एक दो जगहों पर 100 मीटर से ज़्यादा की रोड का स्ट्रेच है जो बह गए हैं, पानी के साथ बह गए हैं, तो उनको तत्काल कुछ घंटों में ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो गंग नानी के आगे जो एक पुल है उसको बनाकर और वहाँ से वाहनों के निकालने का है। जो हैवी मशीनें हैं वो हर्सिल और धराली तक तभी पहुँच पाएंगी जब वो पुल कंप्लीट होगा और वहाँ से आवागमन सुचारू हो पाएगा। आपको ये भी बता दें कि हर्सिल और धराली में जो हालात हमें आज चश्मदीदों ने बताए हैं वो अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये बताया है कुछ चश्मदीदों ने कि वहाँ पर जो मलबा है वो कई मीटर तक है। ये भी कहा जा सकता है कि 10 मीटर से ज़्यादा का मलबा धराली में पूरा कवर किए हुए है। कई मंजिल तक जिनके घर हैं, जो होटल्स हैं, वो पूरी तरीके से कवर हो गए हैं। जो रोड्स हैं उनके ऊपर जो मलबा है वो जमा हो गया है। यही स्थिति हर्सिल में है। अजय टम्टा जो केंद्र सरकार के मंत्री है और रोड ट्रांसपोर्ट के राज्य मंत्री का जो पद है उनको प्राप्त है, उन्होंने आज खुद ये बात स्वीकार की भारत समाचार के कैमरे पर। तो वहाँ पर जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। अभी वो इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर जो मलबा है वो सूख जाए, उसके बाद में वहाँ पर मशीनें या फिर पैदल आवागमन जो है वो हो पाएगा। चुनौतियां हैं, ग्राउंड पर क्या हालात है हम बेहतर समझ सकते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो उन लोगों के लिए है जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि कोशिशें की जा रही है जितना संभव हो सके। तमाम लोगों के लिए कितना मुश्किल है वहां तक पहुंचना, टीम्स को कितना मुश्किल है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था करना, उनके बच्चों के लिए चीज़ों की व्यवस्था करना। देखिए, हर्सिल और धराली में वो इलाके जहाँ पर सैलाब का कोई असर नहीं है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि 3-4 दिन से वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनके अलावा जो सैलानी हैं वो भी फंसे हुए थे। आपको बताएं कि गंगोत्री से आने वाले जो सैलानी थे वो आसपास के गाँव में फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया। लेकिन अगर बात करें वहाँ की जहाँ पर सैलाब आया, जहाँ पर मलबा है, वहाँ पर अभी किसी को रेस्क्यू इसलिए नहीं किया जा सका कि जो हैवी मशीनें हैं वो वहाँ काम नहीं कर पाई हैं। अब जो घर वहाँ पर हैं जिनकी ऊपरी मंजिलें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए एक स्पेस चाहिए, और जो मलबा है वो अभी गीला है, वहाँ पर जाने की स्थितियाँ नहीं हैं और ना ही वहाँ पर हैवी मशीनें जा सकती हैं। तो ऐसे में जो लोग वहाँ के जितने भी जवान हैं आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के, वो जिनको ट्रैक कर पा रहे हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको चिलियारी सोन और मातली हेलीपैड पर पहुँचाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क है वो तब शुरू होगा जब एक पुल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ज़मीनी तौर पर जो बड़ी सेना है रेस्क्यू ऑपरेशन के जवानों की, वो वहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ पर जाकर रेस्क्यू करेगी बड़ी मशीनों से। तब पता लगेगा कि वहाँ पर क्या क्या आखिर मलबे के नीचे दबा हुआ है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सरकार और सरकार से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी यही सवाल मैं आपसे पूछने भी जा रही थी कि ये कोऑर्डिनेशन कैसा देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरह से काम कर रही है। किस तरह का सामंजस्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी मदद पहुँचाई, जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके। कैसी वहाँ की चीज़ें देख रहे हैं आप?
स्वाति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार से जुड़े हुए संगठन हैं जो यहाँ पर वर्किंग हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बेहद शानदार है, लाजवाब है। मैं आपको बताऊं कि मैं ऋषिकेश से लेकर और अभी जो गंग नानी है वहाँ तक का पूरा सफ़र किया हूँ और स्थितियाँ ये हैं कि बीआरओ ने जहाँ जहाँ बोल्डर गिरे हैं, जहाँ सड़क बह गई हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम किया है। यही वजह है कि कई स्ट्रेस ऐसे थे जहाँ 100-100 मीटर की सड़कें बिल्कुल गायब हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर पॉकलेन मशीनें लगाकर, वहाँ जेसीबी लगाकर, वहाँ हैवी मशीनें लगाकर उन रोड्स को आज क्लियर किया गया और इस लायक सड़क बनाई गई कि वहाँ से कारें और जो सामान वहाँ पहुँचना है रेस्क्यू का वो आगे जा सके। इस तरह की जो कोऑर्डिनेशन है वो एयरफोर्स के साथ भी देखने को मिली है और आज हमने देखा कि जो हेलीकॉप्टर हैं एयरफोर्स के वो लगातार रेस्क्यू का अभियान पूरे दिन चलाए रहे और ये सिलसिला शुरू हो गया था सुबह 8 बजे से और ऐसा कोई 10 मिनट का स्पेस नहीं जाता जब आसमान में गड़गड़ाते हुए एक हेलीकॉप्टर दिखाई ना दे। तो आज सैकड़ों चक्कर जो है इन हेलीकॉप्टर्स ने लगाए हैं। ये जो भूमिका है, एक बड़ी भूमिका यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स निभा रही है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी। वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन स्थानों पर पहुँच रहे हैं जो आज दुर्गम हो गए हैं। वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी ख़त्म है, वहाँ पर पानी नहीं है पीने का, वहाँ पर मोबाइल टावर नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे इलाकों में जाकर वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और आज 300 के आसपास लोग रेस्क्यू करके अलग अलग स्थानों पर उनके घर पर पहुँचाने का काम इन जवानों ने किया है। इनको वाकई सैल्यूट है कि इन लोगों ने अपने साहस से जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ पहुँचकर और लोगों को रेस्क्यू किया है, उनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए राहत सामग्री भी ले गए, उनको खाने की चीज़ें ले गए, उनके लिए पीने का पानी ले गए, उनको दवाएं ले गए हैं और जहाँ जहाँ शेल्टर हाउस बनाए गए हैं वहाँ पर उन लोगों की बाकायदा सेवा भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल और कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है। जी, हालात हमारे सहयोगी नरेंद्र बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, सुबह से ही वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर बना हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद लगातार वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और अधिकारियों के साथ साथ हमारी जो सेनाएं जिस तरीके से लगी हुई हैं, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाकई उनके जज्बे को सलाम हम ज़रूर करते हैं क्योंकि जब जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा देश के किसी भी क्षेत्र में आती है तो हमारी टीमें ग्राउंड पर पूरी तरह से जुट जाती है। 2013 की भी अगर हम बात करें तो 13 में भी जिस तरह की एक बड़ी त्रासदी आई थी, एक बड़ी आपदा आई थी, उस वक्त भी सेनाओं ने ऐसे ही जज्बे के साथ काम किया था और बहुत तेज़ी के साथ रेस्क्यू चला था। उस वक्त भी आपको याद होगा लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा था और आज तक उस दंश को लोग भूल नहीं पा रहे उत्तराखंड में। और आप देखिए दूसरी तस्वीर के जरिए कि मुख्यमंत्री लगातार कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं अपने तमाम अधिकारियों के साथ, चूँकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई है, तबाही हुई है कि वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी मुश्किल है। 2 दिनों का समय अभी देखा जा रहा है ताकि चूँकि एक तरफ कहा जा सकता है कि मौसम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टास्क है बहुत बड़ा तमाम टीम्स के लिए। हालांकि ग्राउंड पर जितनी मदद लोगों की जा सकती है की जा रही है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। एक तस्वीर आपने देखी, आज मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण के लिए भी निकले, तमाम क्षेत्रों का उन्होंने हवाई निरीक्षण करने की कोशिश की क्योंकि ग्राउंड पर हालात बहुत चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं। दूसरी तस्वीर के जरिए आप देखिए कि वहाँ पर पहुँचना कितना मुश्किल है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ पर इतनी चुनौतीपूर्ण है। मौसम जब मानसून आता है तो अमूमन इसी तरह की स्थितियाँ होती है हर साल। किसी क्षेत्र में अगर इस तरह की आपदा आती, चूँकि इस बार ये बड़ी आपदा आई, बादल फटने से इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। कुछ एरियाज़ ऐसे थे यहाँ पर कितनी तबाही हुई, कितना नुकसान पहुँचा, अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन जिन जिन जगहों के क्षेत्र में, जिन जिन क्षेत्रों में आपदा लोगों ने देखी, जिनके घर उजड़ गए, जिनकी दुकानें उजड़ गई, तस्वीरें जो वहाँ से आई, लोगों का पूरा पूरा मकान बह गया, ताश के पत्तों की तरह उन्होंने वाकई अपना सब कुछ खो दिया। और आपदा पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नज़र बनाए हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो 2 दिन तक वहाँ पर खुद कैंप करके
रहेंगे। अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। अजय टम्टा जो कि उत्तराखंड से ही आते, अजय टम्टा भी आज मौजूद रहे। वहां से हमारे जो रिपोर्टर नरेंद्र प्रताप थे, उन्होंने उनसे बातचीत की और तमाम आगे के हालातों पर भी जानकारी उन्होंने ली। और उन्होंने खुद बताया कि बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण है वहां तक पहुंचना, कार्य करना, लेकिन उसके बाद भी सरकार, प्रशासन और रेस्क्यू टीम्स की कोशिशें लगातार जारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। धराली हादसे ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, उम्मीद और आस अभी भी लोगों में बची हुई है कि शायद उनका अपना वहां से मिल जाए। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री धामी आज हेलीकॉप्टर से वहां पर निरीक्षण कर रहे थे, एक एक क्षेत्र का खुद जायजा ले रहे थे और जो अधिकारी थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की। कनेक्टिविटी पर पूरा, उसको बढ़ाने पर पूरा जोर दिया। आप देखिए ये पूरा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती थी, पूरा क्षेत्र विकसित था, दूर दूर से सैलानी आते थे, पर्यटन करने के लिए आते थे और एडवेंचर करने के लिए भी लोग आते थे। लेकिन एक बहुत नुकसान यहाँ पर जिस तरीके से हुआ है, उस नुकसान से उबरना बहुत अभी उसमें समय लगेगा, या यूँ कहिए कि हालातों को कंट्रोल होने में अभी बहुत समय लगेगा। सरकार और प्रशासन लगातार कार्य कर रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौतियों से आगे बढ़कर डटकर हमारी जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं और भारत समाचार भी उनके जज्बे को सलाम करता है। तबाही की ये तस्वीरें जिसने हर किसी के दिल को एकदम झकझोर दिया है। पहाड़ों में भीषण आपदा आई, सवाल वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पे उठा। सबसे बड़ा सवाल ये जो बीते सालों में जो पैटर्न बदला है, यहाँ पर बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई। कुछ समय पहले भी ऐसी एक बड़ी घटना आई थी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था और उसके बाद ना तो ऐसी घटनाओं को लेकर अभी तक कोई ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप हो पाया है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर विश्लेषण करते हैं कि ये घटनाएं किसी बड़ी त्रासदी की तरफ इशारा करती है और अभी अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर अभी हमने चिंता नहीं की तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये भौगोलिक जो घटनाएं हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं। इन घटनाओं की वजह से कहीं एक बड़ी तबाही तो नहीं आ रही, क्योंकि भूकंप लगातार इन तमाम क्षेत्रों में आते रहते हैं। पर्यावरण संतुलन अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उन्होंने जायज़ा लिया और ये चिनूक जो वहाँ पर लगाए गए हैं, रेस्क्यू किए गए तमाम लोगों को आज उनके गंतव्य तक छोड़ने की कोशिश की, हेलीपैड तक पहुंचाया गया। इसके अलावा लगभग 270 से ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है अभी तक एयरलिफ्ट के माध्यम से। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस इमरजेंसी मीटिंग के जरिए मुख्यमंत्री खुद उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर आपदा से सबसे ज़्यादा बर्बादी आई है, उन तमाम जगहों पर वो नज़र रख रहे हैं। उन क्षेत्रों के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर हैं नरेंद्र बता रहे कि संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मुख्य जो मार्ग है वहाँ से संपर्क टूट चुका है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। वहाँ पर फोन लाइन पूरी तरह से डेड हो चुकी है। मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी कार्य किया जा रहा है, प्रयास लगातार जारी है। अभी 5 दिनों के लिए कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने वहाँ पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। 5 दिन मौसम के लिहाज से थोड़े भारी रह सकते हैं उत्तराखंड में, लेकिन अभी भी अपनों की तलाश लगातार की जा रही है। कई लोगों को रेस्क्यू ज़रूर किया गया है और अभी भी कई लोग लापता हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ इंजीनियर हैं यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, मेरे साथ हैं। सर, अभी तक जो आपने यहाँ जायज़ा लिया है, क्या स्थितियाँ हैं और कैसे पुल बनाने की पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है? ये यहाँ से वहाँ तक का जो स्पैन है 90 फीट का स्पैन है। अभी जो माइनर ब्रिज जो वॉश आउट हो गया उसका स्पैन है 24.75 मीटर्स। सो अभी हम 90 फीट का बेली ब्रिज लॉन्च करने जा रहे हैं। 90 फीट का बेली ब्रिज ट्रिपल सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च करेंगे। उसका कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ट्रिपल सिंगल। नाउ यहाँ मेजर कंस्ट्रेंट है
लॉन्चिंग स्पेस नहीं है। 90 फीट आगे आपको लॉन्च करना है, काउंटर वेट के लिए आपको इतना पीछे स्पेस चाहिए, उतना स्पेस हमको नहीं मिल पा रहा है। हम इसको गैंट्री मेथड करके गैंट्री मेथड में बनाना पड़ेगा। वी आर वर्किंग ऑन गैंट्री मेथड। जस्ट नाउ ओनली आई केम हियर, ओनली 5 minutes बैक आई रीच। वी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरे साथ चीफ इंजीनियर थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी 3-4 जो दिन हैं वो वेट करना होगा धराली तक आम लोगों को पहुंचने के लिए, ख़ास तौर से जो बड़ी मशीनें और टीम्स हैं उनको वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से जो वेदर है, वेदर के अलावा जो यहाँ की सरकमस्टेंसेस हैं वो एक बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन एयरफोर्स से लेकर और जितने भी संगठन हैं, SDRF, NDRF और ITBP, वो सभी कोशिशें कर रहे हैं। और धराली और हरसिल में बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। आगे की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा, और इधर से जो रोड को क्लियर करने का काम है वो भी जारी रहेगा। तो भारत समाचार की टीम इस वक्त उत्तराखंड में ही मौजूद है, धराली में जहां पर यह हादसा हुआ, ग्राउंड पर मौजूद है। और हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से बातचीत हो पाए, अधिकारियों से हालातों का जायजा लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस जगह पर आपदा आई है वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके आसपास ही हमारी जो टीम है भारत समाचार की वो मौजूद है, और वहां से हर एक अपडेट आपको लगातार भेज रही है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन यहां पर आई आपदा से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।